Okay, so today we'll do potential energy. Last day we studied in the last classes we studied about kinetic energy and discussed that what is kinetic energy, uh, what is energy, what is kinetic energy, how it gets transformed, and everything. Transformation may we haven't studied uh, the energy conservation theorem, which is very much important for the chapter for this chapter energy. So वो end में पढ़ेंगे. So firstly we'll discuss the types of energies. So kinetic energy we have already done. We took the last lecture for kinetic energy only. We derived it properly. How does the formula? How do we get the formula? Then what is kinetic energy? Scalar है, vector है, whatever it is. Then we saw this example, yo-yo वाला example. काइनेटिक पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे कन्वर्ट हो रही है. एंड जस्ट if we have to describe this in a single sentence, then it would be energy possessed by a body due to virtue of its motion. Okay, we did that question also the other day, in which there were 4 options are given you: momentum, velocity, mass. तो किस किस के जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो क्या मतलब है. तो वो मोमेंटम वाला सबको याद होगा, मोमेंटम भी जीरो होगा क्योंकि मोमेंटम भी वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, मास तो जीरो हो नहीं सकता है. तो वो एग्जांपल सबको याद होगा. तो आज नया स्टार्ट करते हैं. आई थिंक या चलो जितने लोग को इंटरेस्ट है फिजिक्स में, एटलीस्ट दोज आर ज्वाइन, सो वी कैन स्टार्ट फॉर द डे. सो जस्ट अ सेकंड, ये इसको मिनिमाइज कर. ओके इतना ही है, चलो कोई बात नहीं, इससे हो जाएगा. साइड कर देते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी. सो पहले डेफिनेशंस और इन सब पे नहीं जाएंगे. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस थिंग कि जितना यू ट्राई टू ट्रिगर योर आइडेंटिक मेमोरी उतना अच्छा होता है. याद करने में मेरे ख्याल से तो आसानी होती है. सो इमेजेस के थ्रू ही पहले पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है इमेजेस में, एंड समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती क्या है. फिर आखिरी में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, we'll try to solve those questions as well. So firstly, potential energy. Okay, now you can see in the image there's a hammer. A guy is holding a hammer. He forces the hammer down, and then the needle और ये कील जिसको बोलते हैं, it goes inside the pin. ठीक, वो अंदर ऐसे चली गई कार्डबोर्ड के अंदर, या वट एवर द वुडन ब्लॉक वो भी कह सकते हैं. सो अभी यहाँ पे 3 स्टेजेस में दिख रहा है हमको, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल. ठीक, तो मैकेनिकल को बता देते हैं होता क्या. मैकेनिकल कुछ नया एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, कुछ नया नहीं है. इट्स जस्ट द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. जब दोनों चीज कंजर्व हो जाती है तो वही मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है. एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम भी इसी चीज पे बेस्ड है. तो वही मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, सम दोनों का. ठीक है, विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि वो ना डिस्ट्रॉय हो सकती एनर्जी. और एक चीज और, जो एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, भले ही वी आर नॉट स्टडीइंग इट टुडे, but just remember this fact always, that it can neither be created nor be destroyed. It can just be transferred from one form to another. Okay, then there it is, your first image. As you can see, if it is not visible I'll enlarge it, but I hope that it is visible. ठीक, so potential energy, top पे there is some potential, नीचे लाया there is some kinetic and then mechanical. ठीक है, ये हमको समझ में ये दिख रहा है हमको ऐसा. अभी इसको एनालाइज करेंगे, सबको एनालाइज करेंगे, हर एक केस को. देन पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस में, सेकंड में देयर इज दिस आर्चर. ओके, ही हैज दिस बो, धनुष, और उसके पास तीर हैं. ठीक, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज ही plucks one between his thread, between the thread of the bow and this, between the head of the bow, pulls it backward and then releases it. Now the second image is that it has been transformed into kinetic energy. तो potential से kinetic में ट्रांसफॉर्म हुई. ठीक,
और ऐसा यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ट्रांसफॉर्म हो रही एनर्जी, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती एनर्जी, ना ही क्रिएट हो सकती है, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो दो इमेजेस तो दिख गई हमको कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता हमको अभी, ये हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये इमेज में दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि एक टाइम पे पोटेंशियल है और एक टाइम पे पोटेंशियल काइनेटिक बन जा रही है, कभी काइनेटिक पोटेंशियल बन जा रही है। तो ऐसा क्या है, कुछ कुछ तो होगा ऐसा कि ये सब किस वजह से हो रहा है। ठीक, तो चलो आओ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सबको याद है? ध्यान से देखिए इस इमेज को और जरा बताइए कहाँ की इमेज, कहाँ से रेफरेंस लिया गया है। सब साइंस है, और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से सब चलता आ रहा है। बस नोटिस हम लोग अभी कर रहे हैं, हर चीज में फिजिक्स छुपी हुई, हर चीज में देयर इज फिजिक्स इन एवरीथिंग बेसिकली। एंड हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि फिजिक्स इज द आंसर टू द क्वेश्चंस हाउ एंड व्हाई, क्यों कैसे क्या हो रहा है। ठीक, तो अब साइंटिस्ट ने उसको डिराइव कर दिया है, फॉर्मुलेज आ गए हैं, तो हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं देख पाते हैं, इतने समझ नहीं पाते हैं, बट रियल लाइफ से होकर चलते हैं। सोचो ये कब की बात है, ठीक, रामायण के समय की बात है। अब यहाँ पे राम जी के पास बो एंड एरो, ही हैज दैट, ठीक है, और इस सीन में वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब यहाँ पे एरो प्लग किया, प्लग करने के बाद क्या करते हैं, देखो जो एरो है, पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि जो एरो है क्या उसके पास कोई एनर्जी है खुद की, खुद की कोई एनर्जी है उसके पास? इसका आंसर एक बार कोई करे। नो, नो। ठीक है, हाँ कह सकते हैं कि उसकी खुद की कोई एनर्जी एज सच नहीं है, लेकिन अगर और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा जाए, ठीक, जो कि पोटेंशियल एनर्जी रिलेट भी कर सकते हैं वहां से, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, जो अंदर है उसके, तो उससे एनर्जी कुछ हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी इतनी नहीं है कि, ऐसा तो है नहीं कि एरो रखा है और अपने आप ही लग जाएगा किसी को तो कोई मर जाएगा, ठीक। लेकिन जब उस एरो को जब हमने प्लग किया पीछे की तरफ, यही केस को यहाँ पे ले आओ, ये इमेज को इधर इधर ले आते हैं, ये दिख रहा है। अब इसी केस को, इस केस को, श्री राम वाले केस को, प्रभु श्री राम वाले केस को अब पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में लाते हैं इधर। अब इसी केस में क्या है, यहाँ पे प्लग किया एरो को, ठीक, उसकी पोजीशन चेंज की, पहले वो किसी एक पोजीशन पे था, उसकी पोजीशन चेंज की, उसके उसको उसको चेंज किया, थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल को चेंज किया। जैसे कि कहते हैं ना कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ठीक, जैसे कि इसको वैसे समझते हैं, हाँ सपोज जैसे लोग कहते हैं ना कि पोटेंशियल बहुत है बट कर नहीं पाते हैं इतना, ठीक, जैसे जो भी मॉक टेस्ट में हो रहा है सबके साथ, पोटेंशियल बहुत है बट अपने पोटेंशियल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल जब आएगा तो रिजल्ट्स भी आएंगे। वही केस है यहाँ पर भी कि पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन एक रखे एरो में पोटेंशियल नहीं है पोटेंशियल, एटॉमिक लेवल पे पोटेंशियल है उसके पास भी, ठीक, अगर एक रखे एरो पे जाके पैर रख दोगे तो चुभेगा, उसका जो हेड है वो चुभेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल उसके पास भी है, लेकिन उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा हम उसको और देंगे एनर्जी, तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया, एकदम एकदम मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया, और जितना खींच सकते थे, मतलब इतना करना है कि ये इसका थ्रेड ना टूटे बो का, मैक्सिमम स्ट्रेच कर दिया फिर रिलीज किया, तो अब क्या है, उसका मैक्सिमम पोटेंशियल उसको गेन कर लिया था। अब वो पोटेंशियल जैसे ही वो एरो रिलीज हुआ, जैसे ही एरो रिलीज होगा, रिलीज होते ही उसका पोटेंशियल काइनेटिक में बदलने लगेगा, क्योंकि उसका पोटेंशियल इस पोजीशन पर, एक मिनट मेरा स्टाइलस आई हैव forgot to bring, just a second, I'll bring the stylus। तो हाँ,
इस पोजीशन पे ये पोजीशन पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, ठीक है। रियल लाइफ में देखा जाए और इसको जनरल टर्म्स में तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ यार इस इंसान का पोटेंशियल मैक्सिमम था, तब जाके इसने इसमें मॉक में हाईएस्ट स्कोर किया, या इसने सिविल्स में हाईएस्ट स्कोर किया, इसने अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम किया, तब ऐसा हो पाया है, ठीक। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम, ठीक। इसने जैसे ही इसको छोड़ा, अब रिलीज होने के बाद ही, ठीक, इतना डिस्टेंस तो ऑलरेडी कवर कर चुका है, यहां से डिस्टेंस कवर होगा। अब जब ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा तो उसका पोटेंशियल जो है वो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अब उसका जो, अब खुद ही देखो क्यों घटेगा, क्योंकि अब मूवमेंट आ गया, मतलब वेलोसिटी आ गई, कुछ वेलोसिटी जहां आ गई तो कौन सा मोशन हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना, मतलब मोशन नहीं, सॉरी, कौन सी एनर्जी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो पोटेंशियल मैक्सिमम से घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा, ठीक। पोटेंशियल मैक्सिमम से घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा, और फिर रेस्ट में आने से पहले काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा। जब रेस्ट पे आएगा तो सबको पता है कि v इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वहां तो उस केस में काइनेटिक होगा ही नहीं, जैसे कि वही लास्ट क्लास में शायद श्रुति ने बोला था। सो उसका आंसर यही था कि हम लोग लेते ऐसा है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड या जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, उस समय की जो वेलोसिटी होती उसके हिसाब से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी। बट अगर हम ये बोल दें कि जैसे ही वो टच कर गया ग्राउंड पे, तब तो v 0 हो गई ना फिर, क्योंकि ग्राउंड ने उसको रोक लिया। हो सकता है रिबाउंड भी करे कोई चीज, बॉल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे एरो का केस नहीं, तो वही केस है, जस्ट बिफोर वाला केस लेते हैं हमेशा। तो जस्ट बिफोर में इसका जो काइनेटिक होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। 0 तब तक नहीं होगा जब तक पूरा रेस्ट में नहीं आएगा, और जब 0 पे आ जाएगा तो काइनेटिक पूरा सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम जो पूरा है वो कंजर्व हो जाएगा। यानी कि इसको क्लियर कर देते हैं, यानी कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कंजर्व्ड, यही एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम है। लेकिन आज हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, आज केवल हम इस केस में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, क्लियर करते हैं, ठीक। तो ये क्लियर सबको, तो बस यही इस केस में था। एकदम प्रभु श्री राम ने एकदम स्ट्रेच किया, मैक्सिमम पोजीशन पे ले गए, पूरा जितना उसकी स्ट्रेंथ हो सकती थी, जितने उनके पास, उनके फोरआर्म की स्ट्रेंथ थी, जितना उनके बो की स्ट्रेंथ थी, बिफोर ब्रेकिंग वो जितना खींच सके खींचा, छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जाके लगा, खत्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे नो, ये नो का आंसर क्या? अच्छा वो पूरा, अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर है, हाँ ठीक है, नो ही होगा वैसे पोटेंशियल। लेकिन हाँ कुछ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, कुछ एनर्जी तो सबके अंदर होती है। अगर मैं भी अभी बैठा हूं यहाँ पे तो ठीक है, मेरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरी पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो है, मेरा अंदर कुछ ना कुछ चल ही रहा है। एंड थोड़ा हाइट पे भी हूँ तो हाँ पोटेंशियल भी है ही, क्योंकि कुछ वर्क डन करके ही ऊपर आया है यहाँ पे। अगर, और ऐसा नहीं कि ग्राउंड फ्लोर वालों की कोई एनर्जी नहीं है, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो ग्रेविटी तो लगी रही है ना कांस्टेंट हमेशा, तो हमेशा कुछ ना कुछ काम हो रहा है, बॉडी के अंदर भी हो रहा है और कुछ, लेकिन उसको बहुत नेग्लिजिबल ले सकते हैं। अगर हम लोग केवल एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इंटरनल तो नेग्लिजिबल है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट इधर था, ये हैमर वाले केस में रेस किया। अब अगर इस हैमर को यहां से मारे, इस जगह से, ठीक, सपोज करो ये h हाइट है, हाइट फ्रॉम द वुडन ब्लॉक, ये h/10 हाइट है। h/10 क्या है? छोटा है, h बड़ा है। तो सिंपल बात है कि जब जितना ऊपर जाएंगे उतना जब लाएंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसमें भी क्या है, इसमें कम इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि इसमें भी पिन अंदर चली जाए, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगी। इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम आ चुके हैं, ठीक। हम अगर एक हैमर ले रहे हैं, इसको पूरा एकदम ऊपर तक ले जा रहे हैं, उसके बाद नीचे ला रहे हैं, तो मैक्सिमम हम गेन कर चुके हैं अपना पोटेंशियल। अब उसको कन्वर्ट करेंगे, जब स्ट्राइक करेंगे तो वही काइनेटिक में बदल जाएगा, जबकि यहाँ पे हो रहा है काइनेटिक में बदल गया, और ये टोटल सिस्टम कंजर्व हो जाता है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जीरो नहीं हो रहा है, ठीक, जीरो मतलब कंजर्व्ड हो रहा है, अभी के लिए कंजर्व्ड हो रहा है, बस कांस्टेंट हो जा रहा है पूरा सिस्टम, कुछ वेरिएबल पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कुछ
एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे टिपिकली कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। कंजर्व, कांस्टेंट, ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रही है, बस ट्रांसफर हो रही है। इसको क्लियर करते हैं, ये समझ में आ गया। अब कुछ कुछ डेफिनेशन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार कि क्या है। डेफिनेशन वाइज अगर हमको समझना होगी, क्योंकि डेफिनेशन आती नहीं है और इसमें तो डेफिनेशन से क्वेश्चन बन भी नहीं सकते हैं कि क्या ही कंफ्यूज करेंगे, कि डेफिनेशन से क्या कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बट स्टिल देख लेते हैं। तो अभी तक इतना जितना है, इफ समझ में आ गया हो देन प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, और इफ एनी डाउट देन आल्सो प्लीज go ahead, or if anything you wanted to add then also go ahead. Okay, thank you. Clear ही है फिर, let's go ahead. तो अब the term potential energy was introduced by Scottish engineer and physicist William Rankine, या Rankine, whatever you read it as. There are several types of potential energy, each associated with a distinct type of force. It is the energy by virtue of an object's position relative to other objects. ये लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना है एक बार. It is the energy by virtue of an object's position relative to other objects. ठीक, तो अगर हम लोग एक चीज देखें, पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर सबको याद हो तो पोजीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं कि रेफरेंस फ्रेम में एक पोजीशन होती है एक चीज की। अगर एकदम स्टार्टिंग की क्लास में जाएं तो ये अगर याद होगा सबको, तो रेफरेंस फ्रेम पे, ये रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ पे सपोज अभी एक्स एक्सिस दिख रहा है, वाई भी सपोज करते हैं। रेफरेंस फ्रेम में एक पोजीशन होती है हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, सिस्टम की एक पोजीशन होती है। ठीक, तो अगर हम उस रेफरेंस फ्रेम में लें तो उस फ्रेम में, ठीक, अगर हम एक 3D फ्रेम लेते हैं, 2D फ्रेम लेते हैं, जिसमें उस फ्रेम में एक पोजीशन है किसी एक की, इस इंसान की ये पोजीशन है, इस इंसान की ये पोजीशन है, दो लोग की पोजीशन दिख रही है हमको यहाँ पे। ठीक, अब दोनों की पोजीशन में कुछ कुछ अंतर, अभी हम या इस केस से नहीं समझा सकते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। एक हम डायग्राम बनाते हैं, हम लोग विल ट्राई कि उस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। रिलेटिव टू पोजीशन लिखा है ना इस डेफिनेशन में, ये कहाँ गया, लिखा है कि इट इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब रिलेटिव पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अगर याद है तो या सबको याद ही होगा कि रिलेटिव मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अगर हम एक बस में बैठे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द केबिन रेस्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर हम लोग मोशन में है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिलेटिव। तो अगर यहाँ पे ड्रॉ करें एक चीज, हैमर वाला केस ही ले सकते हैं। ठीक, तो पोजीशन को हम लोग आर नॉट से, वैसे बेसिक इनिशियल पोजीशन को हम लोग आर नॉट से डिफाइन करते हैं, आर नॉट। ठीक, या कंफ्यूजन अगर हो तो R1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं, क्लियर करते हैं इसको। ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी सबसे पहले हमारा हैमर जो है विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, ठीक है, या कह सकते हैं कि मान लो कि कोई ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, और ये इनर्शियल फ्रेम, अच्छा ये नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम शायद नहीं पढ़ाया है, पर ठीक है, इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, हम लोग साथ ही में उसके चलते हैं। हमने ये वो याद होगा ना कि जिसके साथ चलते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, उसके रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहता है, तो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम से कुछ कंफ्यूजन आई होप नहीं हो रहा होगा। इनर्शियल फ्रेम है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मानते हैं कि साथ में सब लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है कोई जो कि उसी फ्रेम में खड़ा है। अब यहाँ पे फ्रेम में खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आई हैव टू ड्रॉ दिस हेयर ओनली, जस्ट सपोज कि दिस इज ऑल वन फ्रेम,
तो अभी यहाँ पे हैमर रखा है, हैमर भी हटा देते हैं, लेट्स टेक अ ब्रिक, एक ब्रिक रखा है, ठीक। तो अभी के लिए इफ आई हैव टू आस्क पोजीशन ऑफ दिस ब्रिक, ये एक्स एक्सिस पे रखा है, तो क्या बोलेंगे, द पोजीशन ऑफ द ब्रिक विथ रेफरेंस टू दिस ऑब्जर्वर इज व्हाट, इज ऑन x axis, x axis. Now I, yeah, someone else releases this brick upwards. इसको क्लियर करना पड़ेगा यार, जगह नहीं यहाँ पे इतनी। इसको रेस किया ऊपर, यहाँ पे आ गया ब्रिक, सॉरी बड़ा कैसे हो गया, चलो ठीक है फाइन। ये इधर रखा, ये एक्स, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक। तो ये पहले इसकी पोजीशन थी, अब इसकी पोजीशन ये हो गई, ये वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक, पोजीशन वेक्टर से। ये हमको दिख रहा है, ये सपोज किसी एंगल थीटा पे ये इसकी पोजीशन यहाँ पे हमने चेंज कर दी। तो अब इसके लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस था, अब इसके लिए इस ऑब्जर्वर के लिए इनर्शियल फ्रेम में इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी पोजीशन हो गई आर से R1, ये R0 थी, ये R1 हो गई। तो क्या हुआ, अगर हम लोग सपोज करते हैं एक और वेक्टर लेते हैं, हमने अब इसको यहाँ पे उठा के कर दिया, पहले हम h हाइट तक गए थे, अब हम लोग h1 हाइट तक हैं, अब ये इसकी पोजीशन R2 हो गई। तो पोजीशन चेंज हो रही है बार बार रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, रेफरेंस पॉइंट पे ये ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके हिसाब से इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, 3 जगह इसकी पोजीशन चेंज हुई, पहले R0 थी, फिर R1 थी, फिर R2 हो गई, पोजीशन चेंज हुई। तो अगर हमको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया नहीं गया है, जो कि जरूरत भी नहीं है, बट एक यहाँ पे बता देते हैं कि अगर चेंज ऑफ पोजीशन हो रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर फिगर, दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, समवन हैज अ क्वेश्चन, जस्ट लेट मी सी, कहाँ गया। Here you are seeing only 2 type of potential energy. Yes, yes, Mukul. This slide only, right? There are 2 types of potential energy. We are taking the general scenario जिसमें ऐसा होता है, वैसे I have already told कि इंटरनल प्रोसेस और वो वाली चीजें जो हमारे इंटरनल मैकेनिज्म्स हो जैसे उसका मैंने आई हैव मेंशन एन एग्जांपल इन द फर्दर स्लाइड्स एज वेल। सो if you want to add something, then please do add that. What were you trying to say? Mukul has a question here that you are saying only 2 types of potential energy. Yes, Mukul. Then what do you like to add? Yes, 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 definitely. I have mentioned that in a particular slide. For now, okay, we are not talking about those energy. अभी केवल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल केस वी हैव टेकन एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज व्हेन वी गो अगेंस्ट ग्रेविटी। आई हैव एडेड दैट वन स्लाइड रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स आल्सो, जैसे कि व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ firecracker when it explodes, so that is also kind of potential energy, but in general we take basically 2, gravitational potential and elastic potential energy. Elastic gravitational potential क्यों लेते हैं, क्योंकि when we are going against gravity, elastic potential by the virtue of its change in position, उसका पोजीशन चेंज होने पे, जो हम लोग स्प्रिंग के केस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, डेफिनेटली ये सब होता है। बट अभी के लिए जो हमको स्टडी करना है, जो केस हम लोग केस स्टडीज दे रहे हैं, उसमें केवल यही दोनों लिए। एक एग्जांपल ऑन दीज 2 थिंग्स, वी हैव दैट एग्जांपल, आई विल शो यू। I hope it is clear, or anything else you want to add? Fine, thank you. And as far as I know, शायद वैसे तो इलास्टिक पोटेंशियल भी शायद सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है इलास्टिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, सो विल स्टडी इट। सो वेयर वर वी, या सो R1 R2, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से, R1 R2 पोजीशन चेंज हुई,
ठीक, दैट मीन्स पोजीशन चेंज हुई रिलेटिव टू दिस पर्सन, लेट अस टेक दिस पर्सन, रिलेटिव टू दिस पर्सन पोजीशन चेंज हो गई। अब पोजीशन चेंज होने के बाद क्या हुआ, कुछ पोटेंशियल एनर्जी पक्का गेन हुई होगी। अगर इफ वी से एच हाइट पे, सपोज एच हाइट पे कुछ एनर्जी थी से एक्स जूल्स, ठीक, एंड H1 हाइट पे वो एनर्जी हम कह सकते हैं, क्या मतलब नहीं कह ही सकते हैं, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं इसमें, चलो कह देते हैं कि उस H1 हाइट पे वो होगी 2x जूल्स, मतलब कि एनर्जी में कुछ चेंज आ गया। ठीक, साइंटिफिकली प्रूवन है ये सब चीजें। तो इसीलिए बेसिकली जब भी पोजीशन चेंज होती है, ठीक, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, फिर इलास्टिक पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे कि उसके शेप या उसके साइज को चेंज करने में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल होती है। उसके फॉर्मूला, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स तो आने नहीं वाले इन सब चीजों पे, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है इस चीज का। नाउ ये समझ में आ गया अगर, तो एक बार प्लीज बता देना चैट बॉक्स पे, आई क्लियर यार, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे मिक्सअप हो गया सब कुछ, बट इंडिविजुअली एक एक चीज को अभी पकड़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो एज वी नो दैट ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन, ये भी दिख रहा होगा यहाँ पे कि रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन से एक एनर्जी स्टोर होती है। इन द केस ऑफ अ बो एंड एन एरो, व्हेन द बो इज ड्रॉन इट स्टोर्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द काइनेटिक एनर्जी इट गेन्स। Similarly, in the case of a spring, when it is displaced from equilibrium position, it gains some amount of energy which we observe in the form of stress we feel in our hand upon stretching it. We can define potential energy as a form of energy that results from the alteration of its position or state. तो यही पोजीशन यहाँ पे दिखा दिया था, अरे यार सॉरी, ये तो पोजीशन और स्टेट जो चेंज हो रहा है वो हमने दिखा दिया कि पोजीशन चेंज हो रही है किस चीज की, तो मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है। ठीक है, एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन एंड मुकुल हैज आल्सो मेंशन कि यहाँ पे आई हैव बीन रिटन कि देयर आर ओनली टू टाइप्स, बट यस द केस स्टडीज जो हम लोग लेंगे जो रेलेवेंट है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इलास्टिक पोटेंशियल है। बाकी उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो देयर आर आल्सो दीस काइंड्स ऑफ एनर्जी। बट हम लोग का जो सब जिधर कॉन्टेक्स्ट है जो हम लोग के सिलेबस के हिसाब से, आई थिंक इससे ज्यादा शायद जरूरत नहीं होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या, सो अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो इसके लिए भी आई टेल यू थ्रू एग्जांपल्स। एक बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई हैवंट मेंशन्ड इन डिफरेंट स्लाइड क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में भी कि इफ यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी तो क्या होगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट वुड हैपन, राइट? एवरीवन अग्रीज टू दैट। इसीलिए I haven't made a specific slide for gravitational potential energy. Elastic potential I haven't yet told, so इसलिए I have made this specific slide for elastic potential energy. I hope gravitational potential में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो एक बार उसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे एक टॉपिक है उसके ऊपर। Elastic potential energy is the energy stored in the objects that can be compressed or stretched, such as rubber bands, trampoline, bungee cords. More an object can stretch, more the elastic potential energy it has. Many objects are specifically designed to store elastic potential energy, such as the following. So, a twisted rubber band that powers a toy plane, an archer's stretched bow, a bent diver's board, coil spring of a wind-up clock. काफी एग्जांपल्स हैं, यू कैन रीड इट हियर। एंड एक सिंपल से एग्जांपल व्हिच यू माइट हैव डन इन योर स्कूल लाइफ और इफ एनी टाइम यू माइट हैव प्रैक्टिस्ड इट और किया होगा तो वो देखा है रबर बैंड जो होता है। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इन स्कूल कि रबर बैंड वी यूज्ड टू पुट इट अराउंड दीज टू फिंगर्स, देन स्ट्रेच इट एंड देयर वाज अ पीस ऑफ पेपर, ऐसे पीस ऑफ पेपर को ऐसे फोल्ड करके everyone used to do it, right? And then hit people. सबने किया होगा स्कूल में कभी. So that is also elastic potential energy. Everyone has done this sometime in their life, school life basically. So that is elastic potential energy. Now why is that elastic potential energy happening? ठीक. So basically पहले तो हमको लगता था कि ये सब मतलब कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है हम लोग, right? कि ऐसा क्यों हो रहा है? We have just done it.
सो बेसिकली फिजिक्स ही है हर चीज में. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन यू स्ट्रेच दैट रबर बैंड, you are changing its position. It was at rest, you have brought it into motion, फाइनल तक गए, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली उसने. क्यों? क्योंकि अब उसकी पोजीशन चेंज हो गई है. ठीक, पहले वो यहां पर रेस्ट कर रहा था, नाउ इट इज बैक, एकदम पीछे आ गया. पीछे आने से क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी गेन करी उसने. जैसे ही गेन करी, नाउ दैट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट विल हैपन? जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी क्या उसकी, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी, कुछ ऐसा होगा? खत्म तो कभी नहीं होगा. ठीक, रेस्ट पे भी पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, खत्म कभी नहीं होगी, बस कन्वर्ट हो जाएगी. पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट काइनेटिक मैक्सिमम होगी और कंजर्व्ड होगा पूरा सिस्टम. मैकेनिकल सिस्टम जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैकेनिकल इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक, ट्रैम्पोलिन में एवरीवन माइट हैव सीन, बच्चे जो अगर मेले वेले में अगर देखा होगा किसी ने, ट्रैम्पोलिन होता है. ठीक, उस पे क्या करते हैं? व्हेन यू जंप ऑन इट, नीचे जाता है पहले वो, एंड देन यू गो अपवर्ड्स. वो यही कॉन्सेप्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. उसको खींचने से, उसको कंप्रेस करने से, उसको स्ट्रेच करने से कुछ एनर्जी होती है जो कि उसके अंदर, वो एक्चुअली में उसके अंदर कोई एनर्जी ला नहीं रहा है बाहर से. उसके भी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं जो कि रेस्ट पे भी उसके पोटेंशियल है उसके पास, लेकिन हम लोग उसको ट्रिगर कर रहे हैं. जब हम उसको खींचते हैं तो डिफॉर्मेशन होता है. डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है? डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एक एक एटम को डिफॉर्म कर रहे हैं. वी कैन नॉट से दिस कि हम एक एक एटम को डिफॉर्म कर दे रहे हैं. बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जब किसी चीज को खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो देन देयर आर दीज फोर्सेस इंटरमोलिकुलर व्हिच गेट्स हैम्पर्ड the shape of that. सपोज अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इस चीज का भी. सपोज ये एक स्प्रिंग के अंदर का, ठीक है, एक स्प्रिंग के अंदर का आई एम ट्राइंग टू मेक द मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द एटम्स इनसाइड अ स्प्रिंग. ठीक है, ये स्प्रिंग का शेप नहीं है, बिल्कुल इसका शेप नहीं है, लेकिन सपोज करते हैं कि एक शायद केमिस्ट्री में जो एक्सपर्ट है उन लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हर इसका एक अरेंजमेंट होता है, हर एक एटम मॉलिक्यूल सबका अरेंजमेंट होता है अंदर. इतना मुझे भी नहीं आता है, बट समझ लेते हैं कि अरेंजमेंट है जो कि इस क्यूब के शेप में है, अंदर ऐसे ऐसे अरेंज्ड है. ठीक है, अंदर अरेंज्ड है. ठीक, तो अब जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग का मतलब अंदर का पोर्शन है. हम लोगों ने उसको बेसिकली स्प्रिंग के अंदर देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं. स्प्रिंग है, रेस्ट पे है, दैट इज नॉट कंप्रेस्ड, रेस्ट पे है. ये इसके अंदर कुछ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब कुछ एटम्स है, सॉरी एटम्स हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. बिल्कुल करेंगे इंटरेक्ट, ये केमिस्ट्री में सबने पढ़ाई अच्छे से, एंड मुझे इतनी केमिस्ट्री आती भी नहीं है, सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट पोर्शन. बट ठीक है, इंटरेक्शन कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर. ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर भी चल ही रही है. ठीक है, जो कि मुकुल मेंशन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड देन मैग्नेटिक एनर्जी, तो वो सब भी इंटरमोलिकुलर लेवल पे ही होती है. ठीक, चार्जेस की जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो चैप्टर शायद है नहीं हम लोग में. इलेक्ट्रिसिटी आरएन ने जितना पढ़ाया है उससे ज्यादा शायद नहीं है. ठीक, तो अब ये रेस्ट पे था स्प्रिंग. अब स्प्रिंग को सपोज ये हम लोग केस में लेते हैं, ये है स्प्रिंग हमारा, एकदम चिपका हुआ है ये. अब केस 2, सीन 2, क्या करेंगे? अब स्प्रिंग को खींच दिया, तो अब क्या होगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा दूर हो गया. ठीक, तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम आप एक एक एटम उसका खींच दोगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके अंदर, ऐसा नहीं है. बट कुछ जो ये डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये इनका मूवमेंट भी तो होगा ना कुछ अंदर, थोड़ा तो गैप आएगा. और अगर परसिस्टेंट इसको कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो स्प्रिंग का शेप भी डिफॉर्म पूरा हो जाएगा. तो ये सब अंदर की वजह से तो हो रहा है. तो मतलब उसके अंदर भी है एनर्जीज कुछ, हम उसी एनर्जी को बस ट्रिगर कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो एकदम पार्टिकल्स दूर हो जा रहे हैं, उनमें पोटेंशियल आ जा रहा है. जैसे ही छोड़ रहे हैं, अब क्या है? अब पहला केस ये था, दूसरा ये था. अब इसको जैसे ही छोड़ेंगे वापस इस जगह पे आ जाएगी,
फिर पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। बट अगर कंसिस्टेंटली करते रहोगे इस चीज को, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका मैक्सिमम पोटेंशियल रीच होने के बाद अब उसमें पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है, जैसे कि देखा ही होगा कि क्या होता है कभी कभार, स्प्रिंग ज्यादा खींचते रहो तो एक टाइम बाद उसका शेप ऐसा ही हो जाता है, फिर वो वापस इस शेप में नहीं आएगी, क्योंकि अब वो अंदर से काम नहीं हो पाएगा, ऐसा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इस शेप में वापस नहीं आ पाएगी वो चीज, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। क्लास 11th में इसका एक अलग से पूरा केस ही है कि डिफॉर्मेशन होता कैसे है और ये फोर्सेस कैसे काम करते हैं। ठीक, तो यही चीज जो कि मुकुल ने मेंशन की थी कि अंदर यहाँ पे जो फोर्सेस है वो हम लोग शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक फोर्सेस में, तो वो सब हम लोग जब स्टडी करते हैं तो बेसिकली इन्हीं की बात करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा केमिकल रिएक्शंस में और इन सब चीजों में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नहीं करते हैं। तो हम जब उसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हम लोग हमेशा पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो यही केस था। अब ये हमारी स्प्रिंग यहाँ थी, ये इस केस में थी, क्लियर हो गया कि कैसे हो रहा है। खींचा हमने इसको, कुछ पोटेंशियल को हमने इसको ट्रिगर कर दिया, अब उसके पास कुछ एनर्जी आ गई है। अगर वो एनर्जी इतनी होगी तो दोबारा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर एनर्जी तो होगी ना, इंटरेक्शन तो तब भी होगा। ऐसा कभी है नहीं कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन से एकदम पार्टिसिपेट करना बंद कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में। ठीक, तो कहाँ थे? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये हो गया, ये इलास्टिक पोटेंशियल हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है देन प्लीज से। पूजा है सर्टेन काइनेटिक इंक्रीज, यस यस। जब हम लोग उसको मैक्सिमम पोटेंशियल पे ऐसे, पहले तो जब खींचेंगे तब पोटेंशियल बढ़ रहा है हमारा, ठीक, उसका हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही छोड़ेंगे तो मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी, एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाएगा। जैसे ही मूवमेंट, जब हम उसको छोड़ेंगे मूवमेंट तुरंत वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना उसकी, और वेलोसिटी से जो चीज हो रही है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक, तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उस केस में बढ़ जाएगी काइनेटिक। अभी तक किसी को कुछ अगर डाउट है या फिर समथिंग इफ समवन वांट्स टू ऐड देन प्लीज डू ऐड। ओके, थैंक यू शुभम, थैंक यू पूजा। एंड बाकी वो वाला केस भी पढ़ लेते हैं एक बार आगे। तो एक ये भी एक यहाँ पे दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी थी बस के पास, उसने एक्सेलरेशन दिया मतलब वेलोसिटी है, तभी एक्सेलरेशन है, इंटररिलेटेड। काइनेटिक है, ऊपर गई पोटेंशियल। अब इस केस में यहाँ पे ये देखो, इस केस में क्या हो रहा है, हाइट, ओके, हाइट, यहाँ पे ये इतनी हाइट थी, h/4 बोल देते हैं, h/10 ज्यादा हो जाएगा, h/4 हाइट पे ये बस थी। ये अपने आप से इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है कि ये ऊपर जा पाए, तो जहां पोटेंशियल नहीं है वहां काइनेटिक आएगा ही आएगा। काइनेटिक दी, क्योंकि ये पूरा कंजर्वेशन रहता है, पूरे यूनिवर्स का इसी पे काम चल रहा है। ठीक, तो काइनेटिक पोटेंशियल का बैलेंस ही सब कुछ चल रहा है। बाकी और भी हैं जो कि मेंशन हो चुकी हैं पहले। तो काइनेटिक, इसने एक्सीलरेटर दिया, वेलोसिटी मिली, ये ऊपर तक आई। अब इस केस में इसकी पोटेंशियल, इस केस में केवल इसकी पोटेंशियल इस केस में मैक्स हो चुकी है। ये काइनेटिक यहाँ पे आके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है, इस केस में इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुकी है। अब अगर यहां से ये अपनी बस की निकाल दे, फेंक दे कहीं पर, ठीक, ये खाई में इसने की फेंक दी, ठीक, एंड छोड़ दे बस को, वो नीचे जाएगी बगैर किसी एक्सीलेटर के। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल गेन हो चुका है। काइनेटिक तो यहाँ पे आके खत्म हो गई उसकी, बस रुकी यहाँ पे। अब उसने क्या किया, कुछ नहीं, बस हल्का सा एकदम, समझ लो कोई इंसान यहाँ हल्के से एकदम बस छू दिया, क्योंकि एकदम ये क्या बोलते हैं उसको, ब्रिम हो गया एकदम एज पे, इसको बस छूना है, अपने आप ही नीचे जाएगी और फिर इसकी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम कंजर्व हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक। ठीक, फिर आगे जो रुकेगी तो काइनेटिक जीरो, फिर टोटल सिस्टम कंजर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने आप ही नीचे आ जाएगी। ये तो देखा भी है, ढलान पे अगर कोई कभी साइकिल चलाता है या फिर देखा होगा कि बाइक पे अगर कहीं ढलान पे है तो हम लोग बंद कर देते हैं बाइक को कि तेल और ना खाए बाइक, इंजन ना यूज हो हमारा, तो हम छोड़ देते हैं।
कि हाँ आप जो है अपने पोटेंशियल से बाइक चली जाएगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज है, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई। एग्जाम्पल था, क्लियर हो गया, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे जो मुकुल ने जो मेंशन किया था वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया इस चीज को ताकि ये कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को कि अरे और भी तरीके की पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड is the stored energy held by an object because of its relative position, electric charge और internal stress। ठीक, internal stress, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक, कि अगर ऐसा नहीं कि कोई इंसान बैठा हुआ है तो हम ये कह देंगे कि, या कोई चीज पड़ी हुई तो हम बोलेंगे पोटेंशियल उसकी एकदम ही जीरो है। इंटरनल कुछ हो रहा है उसके अंदर तभी उसकी पोटेंशियल है। क्योंकि एक पत्थर भी अगर कहीं जमीन पर पड़ा है, अगर ऐसा तो है नहीं कि पत्थर को हम जब एकदम टॉप पे ले जाएंगे और गिराएंगे किसी चीज पे तभी उसका पोटेंशियल एकदम मैक्स होगा और कोई चीज टूटेगी। ये केस अलग है कि हाँ अगर को डैमेज जितना करना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर एक पत्थर है उसको हम इतनी हाइट पे भी लाएंगे, अगर ये पत्थर, यहाँ पे एक पत्थर मैं अपने हाथ से उठा के यहाँ पर लाऊं एंड आई कीप माई हैंड बीनीथ द स्टोन और द ब्रिक, तो मेरे हाथ पे डैमेज होगा। थोड़े से हाइट पे भी डैमेज होगा, थोड़े कम हाइट पे भी होगा, लेकिन कम डैमेज होगा। तो इंटरनल स्ट्रेस भी उसका होता है। पत्थर से आके लड़ जाओ कभी तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज उससे भी होता है। अब ये डायनामाइट का केस देखो, ठीक, यहाँ पे आप देखो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो डायनामाइट के अंदर तो ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि क्या हमें डायनामाइट को क्या हम कहीं एकदम हाइट पे जाकर रखेंगे तभी वो एक्सप्लोड करेगा क्या? या ऐसा तो है नहीं कि हमको एकदम टॉप मोस्ट हाइट पे रखेंगे तभी ये डायनामाइट फटेगा। ऐसा कुछ नहीं, हमने तुरंत सुतली पे आग लगाई एंड एज सुन एज इट कैचेस फायर अंदर जाता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। पोटेंशियल उसका एनर्जी जितना होता है ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही उसके पार्टिकल्स, बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इलाहाबाद में इट्स वेरी फेमस, पर अच्छे उड़ गए शायद, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो एकदम क्या होता है कि ब्लास्ट हुआ, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अपने काम किया, फटा, एंड उसके एक एक पार्टिकल्स, एक एक उसका जो वो होता है, कभी जैसे ये भी दिवाली में कभी किया होगा कि एक पटाखे को किसी बॉल के अंदर या किसी डब्बे के नीचे दबा दिया तो क्या होता था, डब्बा एकदम उड़ जाता था। क्योंकि क्या होता है, काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो गई। स्ट्रेस स्प्रिंग का एग्जांपल दिख ही रहा है सबको। बैटरी, बैटरी किस पे काम करती है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ला सकते हैं। बैटरी के अंदर तो बारूद वारूद नहीं डालेंगे ना, बैटरी के अंदर तो सिंपल काम है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम आ गया। रेज्ड ऑब्जेक्ट, ड्रोन, बो, ठीक है। हर चीज डिस्कस कर ली यहाँ पे, मैक्सिमम जो कि इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस हो गया, ठीक है। तो अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और वो सब क्यों नहीं मेंशन किया। वो इसीलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि वो है नहीं रिलेवेंट इतना। समझ में आ गया होगा तो एक बार जरा सा प्लीज चैट पे रिप्लाई कर देना सब लोग कि कुछ डाउट नहीं है, या किसी को कुछ ऐड करना है तो वो भी प्लीज तुरंत ऐड करें। क्योंकि आई डोंट वांट कि आई मिस आउट ऑन समथिंग एंड वो चीज एग्जाम में आ जाए, क्योंकि दैट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर मी एज वेल। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके, थैंक यू। श्रुति, यू हैव टू ऐड समथिंग, देन प्लीज डू ऐड, or is it all clear to you as well? Then we can proceed further. ओके, थैंक यू। चलो, तो अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्लोज करने वाले हैं हम लोग, इसमें अब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चंस भी थे वो, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी। सो पहले तो देखते हैं कि अब यहाँ पे एक केस, अब इसीलिए आई हैव टेकन मैक्सिमम ऑफ दीज केसेस, पोजीशन और शेप वाले, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत ज्यादा। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो अब ये मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू होगा नहीं इस चीज में। एक बॉल है, उसको उठा के ले गए ऊपर, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी थी, ड्रॉप किया, काइनेटिक में बदल गई पोटेंशियल, एंड ये कंजर्व रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा कंजर्व? यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक में बदलेगा, काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगा। अगर बॉल रिबाउंड करेगी तो फिर रिवर्स केस होगा,
बॉल अगर रिबाउंड करेगी तो फिर क्या होगा, ऊपर उठ के जाएगी, यहां से ऊपर जाएगी, तो फिर किसी एक सर्टेन हाइट तक जाएगी, तो उस केस में वहां उसकी वो मैक्सिमम एनर्जी होगी पोटेंशियल। फिर नीचे आएगी तो फिर पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। ठीक। एंड ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट्स डिराइव द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये तुरंत से एक बार कर लेते हैं इसको, और एक कॉन्सेप्ट और देना है जल्दी से करके, फिर दो क्वेश्चन डिस्कस करके क्लास ओवर करते हैं। तो इसका जो है फॉर्मूला यहीं पर दे देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक m हैज ऑलवेज, हम लोग फिजिक्स में लेते हैं, एक मास को लो, सारे एक्सपेरिमेंट उस पर करो, एंड आधे फॉर्मूले वहीं से निकल जाते हैं। ठीक। सो नाउ कुली वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक। एक कुली है, ठीक है, हाइट h। अब इस कुली को, इस बॉक्स को उठा के, मतलब उठा के रखेगा ना सर पे, तभी तो ले पाएगा। तो ये हाइट ज्यादा हो गई, या कुली की हाइट ज्यादा कर देते हैं लोग को, एक मिनट, समझ लो कुली की हाइट इतनी है। ठीक है। कुली ने बॉक्स उठाया, उठा के कहाँ रखेगा, सर पे रखेगा। तो अब बॉक्स एच हाइट पे आ गया, पहले बॉक्स था जीरो हाइट पे, कोई हाइट नहीं थी उसकी। अच्छा एक चीज और, क्या यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो है इस बॉक्स का? अब थोड़ा सा अलग टर्म्स में आंसर चाहिए, पहले तो नहीं बताया था। इस बॉक्स का इस समय क्या पोटेंशियल है, कुछ होगा? नॉन जीरो है, जीरो है, लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, क्या है? हाँ, नॉन जीरो इज द परफेक्ट आंसर। नॉन जीरो है। ठीक, क्या है हमें नहीं पता है, बट नॉन जीरो, क्योंकि कुछ अंदर के फोर्सेस तो है ही, काम कर रहे हैं। ठीक। तो ठीक है, चलो अब इस केस में अगर देखा जाए तो इसको ले लेते हैं हम लोग। जनरली इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इन सबको नहीं कंसिडर करते हैं जब तक बहुत डीप स्टडी में ना जाओ, साइंटिस्ट साइंटिस्ट अगर, या फिर 11 12 प्लस कुछ रिसर्च, तब बात अलग है, तो हम लोग हर चीज कंसिडर करेंगे। उतनी मेरी नॉलेज है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी नॉलेज है आई एम इम्पार्टिंग। एंड आई होप अगर किसी को उससे ज्यादा नॉलेज चाहिए, देन प्लीज एक दिन कोई सेशन करते हैं, प्लीज मुझे भी बता देना कि क्या होता है, कैसे होता है, बट फॉर द सिलेबस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एच हाइट पे ले गए, पोटेंशियल पक्का इसके पास आ गया है, कुछ गारंटीड है, पोजीशन चेंज हुई, पोटेंशियल आ गया, पोजीशन चेंज मतलब पोटेंशियल गेन, पोजीशन चेंज और पोटेंशियल गेन हो गया। अब एक चीज को तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि इस बॉक्स पे एक फोर्स ऐसा है जो कि हर समय अप्लाई हो रहा है, चाहे वो रेस्ट पे हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो मेरे स्क्रीन के बाहर ही क्यों ना हो, बट वो फोर्स हमेशा लगेगा। तो कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा लगेगा। ठीक। नीचे ये लग रहा है, आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वर्क डन निकालें इस केस में हम लोग, तो क्या होगा? फोर्स, फोर्स क्या है, इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, एच इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। प्लास्टिक पोटेंशियल का अलग फॉर्मूला होता है। ठीक। वो हम लोग यहाँ पे मैंने जानबूझकर मेंशन नहीं किया है, उसका फॉर्मूला वैसे हाफ के एक्स स्क्वायर उसका होता है। ठीक। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला सेम है, डायमेंशनली सेम है, बस केसेस अलग हैं। वहां पे हम लोग रेज वेज नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, वहां पे हम कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक। तो ये हो गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जल्दी से इसको खत्म करते हैं आज। एक बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर दो क्वेश्चंस, 7 मिनट और है। अगर एक ही ब्लॉक को मुझे इस हाइट तक ले जाना है,
H1 H2। ठीक, तो पहले तो ये बताओ क्या H1 इक्वल टू H2, या चलो इसको हटाओ, इसको क्लियर करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। इस केस में और इस केस में क्या होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बराबर होगी, या mgh2 will be greater than mgh1, या vice versa, and yeah, none of the above. We take displacement. Shubham has written displacement. Acha, you have okay, Shubham. Let us analyze this portion as well. You have written we take displacement. Okay, fine. ठीक है, चलो एक बार सोचते हैं, थोड़ा सा इस पे एनालाइज करते हैं। तो पहले तो ये बताओ एनर्जी क्या है, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है? प्लीज एवरीवन राइट इन द चैट बॉक्स, एनर्जी क्या है? रिटन आंसर्स तो आए कुछ कुछ, स्केलर है, ठीक है। सो नाउ हैव यू गॉट योर आंसर? Shubham, now have you got your answer? Are you getting this point? एनर्जी स्केलर है ना। अगर हम लोग एक रिवर्स उससे देखें, रिवर्स एनालॉजी क्रिएट करें, तो एनर्जी स्केलर है। डजंट मैटर कि यू फॉलो विच एवर पाथ, इट विल नेवर डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक, एंड ये हाइट सेम है हमारी, ठीक है। तो हाइट अगर हम हाइट डिफरेंट कर देंगे, अगर मैं बोल दूं कि H2 इज ग्रेटर देन H1, if I say this H2 is greater than H1, then you can say कि हाँ mgh2 is bigger. बट हमको तो पता ही एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो एक रिवर्स एनालॉजी से भी दिख रहा है, एंड सिंपल मेथड से ही पता है हमको कि चाहे जो पाथ लो, चाहे कैसे भी ले जाओ, आप हाइट उतनी ही कवर कर रहे हो। अगर क्या ऐसा है क्या कि अगर मैं यहाँ से ये 200 मीटर था, एंड मैं ये ऐसे 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 करके ले गया, तो ये 200 मीटर तो 200 मीटर ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। 200 मीटर इतना ही रहेगा ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी? नेवर। बस, ठीक है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। एंड अब क्या है, हाँ ये भी हो गया पार्ट डिपेंडेंट, ये आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब जल्दी से दो तीन क्वेश्चन, फिर खत्म क्लास आज की। I hope everyone is getting the concepts, and no one is confused. Potential, kinetic, कुछ भी. Energy conservation theorem, whenever बोल रहा हूँ, in the next class probably we'll do with power and energy conservation theorem both, and that would be the end of physics for for I think according to the syllabus. But हाँ questions तो बहुत करने हैं, everyone needs practice, तो वो हम लोग करते रहेंगे। So energy conservation theorem होने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक क्या हो रहा है, कैसे बदल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो जल्दी से क्वेश्चन इसका आंसर करते हैं। आंसर आई एम वेटिंग।
क्वेश्चन है फॉर अ बॉडी फॉलिंग freely under gravity from a height h, its potential energy will be maximum at starting position at its start falling, lowest position between start and end, data is insufficient. So you have answered, everyone has answered option 1. हाँ सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जैसे ही वो गिरना स्टार्ट होगा दैट वुड बी द मैक्सिमम हाइट इट हैज अटेन्ड, तभी वो गिर रहा है, मैक्सिमम हाइट पे है तभी वो वहां से गिर रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका है वो, तो बस वहां से गिर रहा है। तो हाँ, ऑप्शन 1 मेरे ख्याल से करेक्ट इसका होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इफ डाउन देन काइनेटिक, ऑब्वियसली पोटेंशियल घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा, एंड बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी बिफोर इट स्ट्राइक्स, एंड एज सून एज इट स्ट्राइक्स जीरो, क्योंकि हम कंसिडर करेंगे कि जैसे ही वो स्ट्राइक कर रही है उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो बस वही केस है। इसका एक डायग्राम तो बहुत अच्छा सा, इफ आई गेट इट आई विल ऐड इट इन द नेक्स्ट क्लास। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट फ्री फॉल विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज इंक्रीजेस एट वन पॉइंट इन इट्स पाथ। Pooja has already answered this one in the previous question only. If down then kinetic, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो यही होगा, काइनेटिक एनर्जी। यस एग्जैक्टली। अच्छा, इंटरनल फोर्सेस का कुछ काम होगा यहाँ पे? लाइक आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, इंटरनल फोर्सेस पे कुछ, इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी कुछ हो रहा होगा क्या? जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, तभी हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेते हैं, तभी हम लोग मानते हैं कि आइडियल कंडीशंस में ऐसा होगा। इंटरनल जो हो रहा है वो तो इंटरनल हो रहा है, बट एक फ्री फॉल में या फिर किसी भी सिनारियो में इंटरनल हम लोग लेते नहीं जनरली। आई सी कि अगर इंटरनल से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो वो भी है, तो लेट्स सी कि अगर इंटरनल वाले क्वेश्चंस आई सी ऑन द नेट द इंटरनेट, इफ आई गेट सम क्वेश्चंस ऑन इंटरनल एनर्जी एज वेल, तो वो भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इंट्रामोलिकुलर और इन सब फोर्सेस से क्या क्या हो रहा है अंदर। बट इस केस में तो मेरे ख्याल से इंटरनल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं एक बाहर के सिनारियो की, एक्सटर्नल कंडीशंस है ना, ग्रेविटी हो गई, ये सब हो गई, सब उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल मैकेनिकल से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉरी, काइनेटिक का पोटेंशियल से पड़ेगा, केमिकल मैकेनिकल से नहीं पड़ेगा फर्क। लास्ट क्वेश्चन, 3 बज गया है, चलो 1 मिनट और बस। क्लियर है, मतलब सबको क्लियर हो गया है आई थिंक, अब डाउट इस चीज में नहीं आएंगे। क्लियर है? तो व्हाट व्हेन डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इंक्रीज, तो केवल ये नहीं कह सकते कि कंप्रेस में बढ़ रही है, स्ट्रेच में बढ़ रही है। ईदर ऑफ द केसेस में स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है या स्ट्रेच्ड है, दोनों ही केसेस में बढ़ सकती है, बढ़े ही मतलब बढ़ सकती नहीं है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। इस पे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन वो क्वेश्चंस बगैर वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम के हो नहीं पाएंगे, एंड थोड़े वो मेरे ख्याल से जितना आते हैं एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन थे नहीं, उससे बहुत हाई लेवल थे। सो इसलिए आई हैवंट एडेड, बेसिकली वही क्वेश्चन डाले जितने की जरूरत है, ठीक है। एंड किसी को अगर और क्वेरी है इस चीज पे या जानना है, सो डिस्कस कर सकते हैं कभी भी इस चीज के ऊपर कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं।